हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की। ओके, और बुद्धि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं और आने के चांसेस लगभग तय हैं। ओके, और बुद्धि के पूरा पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी इससे बाहर तो नहीं जाने वाला। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस जो कि सीटेट यूपीटेट के लिए वैलिड है, वही क्वेश्चन पेपर से उठा के मैं आपके सबके समक्ष लेके आया हूँ चैप्टर वाइज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि गार्डनर से है, और गार्डनर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं सीटेट में। तो पहला है, हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो छात्र पौधों, जानवरों और परिस्थितीय तंत्र सहित प्राकृतिक दुनिया के प्रति संवेदनशील होने में अच्छे हैं, उनके पास उच्च स्तर की डैश प्रकार की बुद्धि होती है। ओके, ये सीटेट 2017 का पेपर है। तो हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार जो छात्र पौधों, जानवरों, परिस्थितीय तंत्र, प्रकृति सहित दुनिया के प्रति संवेदनशील होने में अच्छे, उनके स्तर की कैसी बुद्धि होती है? संगीतमय बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि? तो ऐसे लोगों में होती है प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी नेचर वाइज होते हैं, क्योंकि पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में, जो परिस्थितीय तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसके बारे में जानते हैं। इसका मतलब वो कैसे है? प्रकृतिवादी बुद्धि के जनक है। ओके, तो मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार मधुलिका में उच्च स्तर की डैश बुद्धि है। कैसी बुद्धि है मधुलिका में? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि है, शारीरिक गति बुद्धि है या संगीतात्मक बुद्धि है? ओके, तो ये कैसी बुद्धि है? तो ये है शारीरिक गति बुद्धि, क्योंकि मधुलिका कैसी क्या कर रही है? नृत्य कर रही है, योग कर रही है, यानी जो डांस है, योग है, ठीक है, तैराक है, ये सब शारीरिक गति बुद्धि में आता है। हॉवर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गिलफोर्ड की त्रिविमीय सिद्धांत का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो त्रिविमीय सिद्धांत है जो हमारे गिलफोर्ड का, उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है संचालन, पहले संचालन, देन उसके बाद अंतर्वस्तु यानी प्रोडक्शन, जो विषय वस्तु है, और लास्ट में आता है प्रोडक्शन यानी उत्पाद। तो क्या नहीं है? तो क्षमता नहीं है। ओके, डन। नेक्स्ट, यह सामान्य रूप से प्रकृति में वितरित है। यह आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों का एक संयुक्त उत्पाद है। यह आयु के साथ बढ़ता है और इसकी ऊर्ध्वाधर बुद्धि 16 से 20 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। यह कथन किससे संबंधित है? ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिए। तो ऐसा क्या है जो 16 से 20 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है? ठीक, बुद्धि है, विकास है, वृद्धि है या अंतःक्रिया है? तो क्या बुद्धि एक समय के बाद समाप्त हो जाती है? ऐसा तो निश्चित नहीं है। बुद्धि तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो एक ऐसी चीज है जो शरीर या समय के साथ समाप्त हो जाती है, वो है वृद्धि। ओके, क्या है? वृद्धि यानी ग्रोथ। ग्रोथ जो है समय के साथ समाप्त हो जाती है, यानी लड़कियों में 18 साल और लड़कों में 21 साल के बाद चीजें समाप्त हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? यह कौशलों के विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता प्रत्येक रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन है, संज्ञान और भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्रकलन है। तो क्या आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? पाश्चात्य प्रभाव से ग्रसित है, इस वजह से इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिए। बहुबुद्धि सिद्धांत, तो आप बच्चे जो है हमेशा कंफ्यूज होते हैं बहुबुद्धि और बहुकारक सिद्धांत में। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो स्पीयरमैन, थर्स्टन, कैटल या गार्डनर ने दिया है। तो किसने दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत? तो याद रखिएगा, गार्डनर ने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर का है। ठीक, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। ठीक, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वह होता है जिसमें हम
प्रयोज्य से प्रश्न करते हैं, यानी प्रयोज्य जो होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, अशिक्षित होता है। तो जब अशिक्षित होता है तो वो पढ़ नहीं सकता, तो उसके बिहाफ में हम क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जब शाब्दिक होता है तो हम पेपर देते हैं कि आप सॉल्व कर दो। तो ये वाले होते हैं अशाब्दिक और शाब्दिक। तो आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, शिकागो परीक्षण या रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, इसमें से कौन सा है? तो याद रखिए, आर्मी अल्फा परीक्षण एक शाब्दिक परीक्षण है, यानी यहाँ पे पेपर दिया जाता है। रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स भी खुद ही किया जाता है, ठीक। तो ये भी नहीं है, शिकागो नाम इसकी कोई परीक्षण की बात नहीं हुई। तो आर्मी बीटा परीक्षण जो है वो राइट है, क्योंकि आर्मी अल्फा आर्मी बीटा परीक्षण दो परीक्षण बनाए गए थे, एक पढ़े लिखे लोगों के लिए, एक अशिक्षित लोगों के लिए, अनपढ़ों के लिए। तो वो आर्मी बीटा परीक्षण। ओके, नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि ओके, ये सीटेट का क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक यानी स्टार विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो क्या करता है ये ऐसा? ओके, तो ये है बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यानी बहुत सारी, क्योंकि 8 प्रकार के बुद्धिमत्ता बताई है इन्होंने, तो बहुत बौद्धिकता को निष्पादित करने की मददगार करता है, मददगार है ये। ओके, नेक्स्ट, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि यह अध्यापकों के लिए असुविधाजनक है, यह भी सीटेट का क्वेश्चन है आया हुआ। यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। और नेक्स्ट है, यह बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है, यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, यानी आप अस्थाई नहीं है। अभी आईक्यू का चेंज आ रहा है, तो थोड़े दिन बाद आईक्यू देखोगे तो वो चेंज हो जाता है। तो अगर आईक्यू के आधार पर हम किसी बच्चे को कमज़ोर या किसी बच्चे को ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि ये चिन्हित नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि आवश्यक है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी बुद्धि आवश्यक है? अंतःव्यक्तिक, भाषिक, गतिक या अंतराव्यक्तिक? ओके, यानी एयरफोर्स बनने के लिए कैसा चाहिए? तो याद रखिए, एयरफोर्स एक मिलिट्री एक्टिविटी है और उसके लिए गतिज बुद्धि होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन है? व्यक्तित्व का, पठन क्षमता का, बुद्धि का? इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो सब बता ले जाएंगे। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका परीक्षण है? बुद्धि का। ओके, बुद्धि का। नेक्स्ट, एक बच्चे में दूसरों के इरादों और इच्छाओं को समझने की क्षमता है, यह बुद्धि के किस रूप को दर्शाता है? याद देखिए, दूसरों के इरादों और इच्छाओं को समझने का है, तो क्या है? स्थानिक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि है या प्रकृतिवादी बुद्धि है? तो क्या है ये? तो पहला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यही सही जवाब है, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक वही होता है जो दूसरों को अच्छे से समझ सकता है, अंतरावैयक्तिक वो होता है जो खुद को अच्छे से समझ सकता है। जैसे योगी महात्मा एक अंतरावैयक्तिक बुद्धि के कारगर है। नेक्स्ट है, कौन सा एक थर्स्टन पीएमए नहीं है? कौन सा एक थर्स्टन का पीएमए नहीं है? ठीक है, प्राइमरी ऑफ मेंटल एबिलिटी। ठीक, पीएमए टेस्ट है थर्स्टन का। समूह कारक सिद्धांत में इन्होंने 7 प्रकार के समूह बताए हैं, और इस 7 प्रकार को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, एक बैटरी होता है, उसी को पीएमए कहते हैं। ओके, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एबिलिटी। तो क्या नहीं है ये पूछा गया है? तो संख्या, भावना, स्मरण शक्ति या तर्क। ठीक, तो इसमें से भावना जो है, इमोशन जो है, इस पे कोई बुद्धि नहीं बताया है। इमोशन जाहिर सी बात है बुद्धि को कमजोर करता है, विस्मरण के एक बहुत बड़ा कारण है जो वो है भावनाएं। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से पता चलता है कि, ओके, सीटेट का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने की एक रूपरेखा में एमआई का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, क्षमता नियति और समय के साथ नहीं बदलती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक विषय को 8 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियों का विकास हो सके। और लास्ट है, बुद्धि पूरी तरह से बुद्धि परीक्षणों द्वारा निर्धारित की जाती है। ओके, तो सही आंसर है फर्स्ट,
शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने की एक रूपरेखा के रूप में एमआई का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, वैकल्पिक रहेगा तो हम अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से सिखा पाएंगे और उतना ही बच्चा जान पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेट के क्वेश्चन ये भी, हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है। ओके, तो बुद्धि से क्वेश्चन आए और हावर्ड गार्डनर से ना ऐसा हो ही नहीं सकता सीटेट में, तो क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ये देख ही रहे हैं आप पैटर्न उसका। तो हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता से है। याद रखिए दृष्टिगत जगत, याद रखिएगा दृष्टिगत जगत। ओके, तो पहला ऑप्शन है शारीरिक गतिज बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय गणन बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ओके, तो कौन सा सही जवाब होगा? ये होगा स्थानिक बुद्धि, क्योंकि स्थानिक बुद्धि होगा तभी तो हम वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की चीज़ों के बारे में और बेहतर जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? कौन सा नहीं है? पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय के व्यवहारिक रूप से विचरण करना, और लास्ट है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिससे आप सफल हो सकते हैं। तो क्या करना है? अपने त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि में केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना ये सही नहीं है, और अक्सर अगर जहाँ भी केवल लगे वो तो 100% गलत होता है, और गलत ही यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं के रूप में पूछा था, तो यही सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट है रेवेंस प्रगतिशील मैट्रिक्स एक डैश बुद्धि परीक्षण है। रेवेंस का प्रगतिशील मैट्रिक्स, ओके, तो कैसा बुद्धि परीक्षण है? मिश्रित है, गैर मानकीकृत है, शाब्दिक है, अशाब्दिक है। कैसा है? तो याद रखिएगा एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, क्योंकि यहाँ पे किया जाता है वर्क प्रयोज्य के द्वारा। पीएमए संबंधित है, किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से, स्पीयरमैन से, बीने से, थर्स्टन से। अभी बताए हैं कि यह समूह कारक सिद्धांत का जो भाग है वो है समूह कारक सिद्धांत, जो कि थर्स्टन ने दिया था, और थर्स्टन ने 7 प्रकार के समूह दिया है, और इस 7 प्रकार को चेक करने के लिए जो समूह टेस्ट है वो है पीएमए टेस्ट। ओके, बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? टर्मन, बिने, स्टोन या सभी के सभी हैं? ओके, तो बुद्धि लब्धि के जनक यानी आईक्यू के जनक जो हैं वो हैं स्टोन। स्टोन है, याद रखिएगा स्टोन। बिने बुद्धि लब्धि के मापन के जनक है, यानी जो मापन है, सूत्र है जो दिया है जैसे निकाला जाए, उसके जो जनक है वो बिने हैं। आईक्यू का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है मल्टीप्लाई 100 वाला, वो जो दिया है वो टर्मन ने दिया है। ओके, और स्टर्न आईक्यू शब्द दिए है, इसी वजह से इसको आईक्यू के जनक कहे जाते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 7 साल, वास्तविक आयु 12 साल है, तो बालक कैसा होगा? तो ये हमेशा से क्वेश्चन बने हैं, तो क्वेश्चन फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन कॉग्निटिव एज, यानी वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ओके, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे अगर रखते हैं हम तो क्या हो जाएगा? 7 साल अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100, और ये तो फिर निकल के आएगा कितना? 58। और 58 जो है वो किसका है? मोरैनो, हीन भावना, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि। ओके, तो किसका? तो ये है हीन बुद्धि। ओके, किसका है? हीन बुद्धि। अगर आप टर्मन के वैक्यू जो आईक्यू चार्ट है वो आप देखेंगे तो हीन बुद्धि के पैटर्न में आता है ये, सबके अलग अलग, क्योंकि 20 से कम जो होते हैं, 20 से कम वो जड़ बुद्धि होता है। ठीक, 20 से ऊपर वाले जो कि 20 to 59 तक होता है वो हीन बुद्धि का होता है, और आया कितना है? 58। ओके, याद रखिएगा और ध्यान से देखिएगा, कभी कभी लिखा होता है 71 से नीचे सभी, तो 71 से अगर सभी नीचे जड़ बुद्धि हो जाएगा तो जड़ बुद्धि का मतलब बिल्कुल हीन, कुछ नहीं आता इन्हें। ठीक, ये अपनी बात नहीं रख सकते, अपनी चीज़ों को नहीं बोल सकते, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब कर देगा। ठीक, 71 आईक्यू भी कम नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, सामान्य बालक की आईक्यू कितनी होती है? सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये सीटेट यूपीटेट का। तो सामान्य बालक की आईक्यू कितनी होगी? 90 से 109। ठीक, नेक्स्ट, एक बालक की मानसिक आयु 16 साल है, वास्तविक आयु 12 साल है, तो बालक की आयु मानसिक आयु 16 साल, वास्तविक आयु 12 साल, मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना निकल के आएगा?
133। 133 का मतलब किस बालक जो है वो किस एज में है, तो वह है अति श्रेष्ठ। ओके, ये जरूर निकालना सीख लिया आप लोग। नेक्स्ट, वेस्लर का वयस्क बुद्धि परीक्षण में कितने शाब्दिक मापनी है, कितने शाब्दिक मापनी है? 10, 5, 11, 6। वैसलर के वयस्क बुद्धि मापनी में अगर आपने देखा है तो वैसलर ने शुरुआत में जब किया था तो वो 10 उप परीक्षण बताया था, उसके बाद 11 में डिवाइड किया था, 11 उप परीक्षण बताया था। 11 में से 6 शाब्दिक है और 5 अशाब्दिक है, और पूछा है कितना शाब्दिक मापनी कितने हैं, तो ये राइट जवाब क्या है? 6। नेक्स्ट, GFGC के प्रतिपादक हैं, GFGC मॉडल, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है यूपी टेट में भी और एक बार सी टेट में भी। तो GFGC के प्रतिपादक हैं कैटलम, हॉर्न, स्पीयरमैन, स्टोनबर्ग, ये सभी। GF मतलब जनरल फ्लूइड और GC मतलब जनरल क्रिस्टल, ठीक, यानी तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया, तो यह देखिए ये दिया है कैटलम हॉर्न ने। किसने दिया? कैटलम हॉर्न ने। ओके, नेक्स्ट, और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए भाई। ओके, नेक्स्ट, ब्लूम ने अपने सिद्धांत में किसकी प्रधानता बताई है? सॉफ्टवेयर की, मूर्त रूप की, समय की, या सभी की? तो ब्लूम का आश्चर्यजनक सिद्धांत, बुद्धि में आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया था। या देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी अलग चीज़ है, वो पेडागोजी में पढ़ते हैं हम लोग, तो टैक्सोनॉमी अलग चीज़ है, ब्लूम का सिद्धांत अलग चीज़ है जो बुद्धि में दिया था। और बुद्धि में इन्होंने कहा था आश्चर्यजनक सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने कहा था बुद्धि नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, यह मात्र एक भाव है जो समय के साथ अपने समय के साथ चीज़ों को बदलता रहता है, बुद्धि को बढ़ाता रहता है, यानी जानकारी लेता रहता है, और हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो समय के साथ चीज़ों को बताता है कि करना क्या है। तो किसकी प्रधानता दिया है? तो वो प्रधानता दिया है समय की, ठीक। तो ब्लूम ने किसकी प्रधानता दी है? समय की। नेक्स्ट, स्पीयरमैन का कौन सा कारक नहीं बताया? स्पीयरमैन ने ऐसा कौन सा कारक नहीं बताया? जी कारक, ओ कारक, एस कारक, ठीक। तो स्पीयरमैन के 2 कारक द्विकारक सिद्धांत है जिसमें जी कारक और एस कारक है, क्या नहीं बताया? तो ओ कारक इन्होंने नहीं बताया। नेक्स्ट, अल्पकालिक स्मृति की अवधि कितनी होती है? 1 सेकंड से कम होती है, 30 सेकंड से कम होती है, 30 सेकंड से ज़्यादा होती है, या 1 मंथ हो सकती है, ठीक। तो 1 सेकंड से कम संवेदी स्मृति की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की 30 सेकंड से कम होती है, ओके, और लॉन्ग टर्म मेमोरी की 30 सेकंड से ज़्यादा और दिनों, महीनों, सालों तक हो सकती है, ओके। नेक्स्ट, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन है, थॉर्नडाइक है, बिने है, कैटल है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, ओके। कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, ठीक। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ओके। तो लास्ट को जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। भाषा में, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने कहा था जब जैसे बबलाना होता है, क्रुंदन होता है, रोता है बच्चा, इसको भी चॉम्स्की ने भाषा माना है, ठीक। और यही वजह है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने बताया कि दिमाग में, बच्चों के दिमाग में एक एलईडी होता है। ये एलईडी भाषा को एक्वायर करने के लिए काफ़ी कारगर होता है, भाषा को ग्रहण कर लेता है। आप जिस परिस्थिति में होंगे उसी परिस्थिति में बच्चा जो है वो सीखना शुरू हो जाएगा, ओके। तो ये एलईडी हमें जन्मजात भाषा सीखने में मदद करता है और बच्चा इसी वजह से ये जन्मजात होता है, ठीक। याद रहेगा, यही सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्मृति के प्रकार नहीं है? संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, यांत्रिक स्मृति, या दीर्घकालिक स्मृति, ओके। तो स्मृति के प्रकार कौन सा नहीं है? तो संवेदी स्मृति है, अल्पकालिक स्मृति है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लेकिन यांत्रिक स्मृति की बात नहीं कही गई है, यानी यांत्रिक स्मृति नहीं होती, ओके। तो ये टॉप 30 क्वेश्चंस, बुद्धि में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते, ओके। तो ये जो पैटर्न है ये जरूर देखिएगा, समझिएगा, ओके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।